आखिर मॉन्की पॉक्स क्या होता है? क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? क्या लॉकडाउन दोबारा लग सकता है? क्या हमें मास्क पहनना चाहिए? क्या हमें बहुत ज़्यादा कॉशन लेनी चाहिए? मंकी पॉक्स से जुड़े आपके सभी सवालों और जवाबों के साथ मैं लेकर आया हूँ आज की एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS और MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में मॉन्की पॉक्स नाम की एक बीमारी के पेशेंट्स आने लगे हैं और आज की डेट में टोटल 8 पेशेंट्स हैं इंडिया में जो डायग्नोस्ड हुए हैं मॉन्की पॉक्स से, जिसमें से अराउंड 3 पेशेंट्स हैं जो दिल्ली में डायग्नोस्ड हुए हैं मॉन्की पॉक्स के। और तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मॉन्की पॉक्स नाम की जो बीमारी है वो क्या है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसका इलाज है और कैसे हम इस चीज़ से मॉन्की पॉक्स इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे ईमेल्स और काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे जो मुझसे लोग ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, क्या मॉन्की पॉक्स कोविड जैसी ख़तरनाक बीमारी है? क्या ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है या क्या हो सकता है कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है? लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि पिछले 2 साल में जैसा कि हमें पता है कि कोविड की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न रहते हैं कि कोई नई बीमारी ऐसी ना आ जाए जिससे हम दोबारा से लॉकडाउन हो लग जाए या दोबारा से हम लोग घरों में कैद हो जाएं। तो आइए, तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स जो बीमारी है, सबसे पहली बात तो ये एक वायरल डिजीज़ है। मैं इसको आम भाषा में समझाऊं, ये डिज़ीज़ जो होती है ये वायरस से होती है और ये एक वायरल जूनोटिक डिज़ीज़ है। दोस्तों, जूनोटिक डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी डिज़ीज़ जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है उसको हम जूनोटिक डिज़ीज़ कहते हैं। और जो मॉन्की पॉक्स है, इट इज़ अ वायरल जूनोटिक डिज़ीज़। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिज़ीज़ है इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर कुछ ना कुछ है स्मॉल पॉक्स से। दोस्तों, जो लोग आप जो यंग लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछना, जो 1980s से पहले का जो समय था उसमें एक बीमारी होती थी स्मॉल पॉक्स, जिसको हम कहते थे बड़ी माता या चेचक। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सीवियर बीमारी थी जो बहुत ज़्यादा पैमाने पे एपिडेमिक भी हुई थी और इससे बहुत लोगों की जान भी गई थी। तो दोस्तों, इसमें 1980 में इस बीमारी को इरेडिकेट घोषित कर दिया था, मतलब 1980 में ये बीमारी पूरे विश्व से ख़त्म हो गई थी। तो उससे ये जो मॉन्की पॉक्स है ये स्मॉल पॉक्स के जैसा नहीं है, बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ ना कुछ, जिसमें इसमें जो स्किन की जो दिक्कत होती है, जो स्किन में दाने निकलते हैं, वो कुछ ना कुछ उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहली बात, जो मॉन्की पॉक्स है ये बहुत ही लेस सीवियर एक बीमारी है। बहुत इसकी जो सीवियरिटी होती है, या सीवियरिटी का मतलब ये होता है कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है, तो ये बीमारी बहुत कम खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू जो बड़ी माता होती थी 1980 से पहले, उसकी तुलना में यह बीमारी एक बहुत ही लेस सीवियर और बहुत ही कम खतरनाक, मतलब बहुत ही लेस सीवियर बीमारी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बताई कि ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है। दोस्तों, सबसे पहली बात हम इसको देखें कि यह मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आखिर ओरिजिनेट कहाँ से हुई। तो दोस्तों, प्राइमरली ये मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये वहाँ पे पाई जाती थी। और अफ्रीका में भी दोस्तों ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के जो देश हैं
इनिशियली ये बीमारी वहाँ पे पाई जाती थी। दोस्तों सबसे पहले ये जो बीमारी पाई गई थी वो 1958 ईयर में पाई गई थी, जो कि इसमें जो सबसे पहले ये बीमारी हुई थी वो मंकीज़ को हुई थी। दोस्तों कुछ ये जो बीमारी हुई थी इसमें जो मंकीज़ जो थे वो रिसर्च पर्पस के लिए एक लैब में रखे गए थे, और उन मंकीज़ में ये वाली बीमारी हुई थी जिसमें मंकीज़ को ऐसे रैश जो दाने निकले थे, तो सबसे पहले ये बीमारी उनको हुई थी। तो इसी वजह से इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा कि सबसे पहली बार जो बीमारी हुई थी ये बंदर को, मंकीज़ को हुई थी 1958 में। उसके बाद दोस्तों 1970 में सबसे पहली बार ये बीमारी इंसान को हुई थी, और ये एक 9 महीने के बच्चे को हुई थी। और अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC जिसको बोलते हैं, वहाँ पर 1970 में पहली बार ये बीमारी हुई थी। उसके बाद दोस्तों इसका पहला केस अफ्रीका के बाहर जो पाया गया था वो सन 2003 में अफ्रीका के बाहर इसका पहला केस मिला था, जो कि अमेरिका में मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिला था। उसके बाद दोस्तों ये इंडिया में इसका जो पहला केस मिला था इस साल मिला था। फर्स्ट केस इन इंडिया जो मिला था वो मिला था 14 जुलाई 2022, पिछले लास्ट मंथ में मिला था। और जो ये इंडिया में जो सबसे पहले केस मिला था वो केरला में मिला था। केरला में जो मिला था वो एक 35 ईयर्स ओल्ड एक मेल थे, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्री से, UAE से आए थे। तो जब वो इंडिया में आए, वो इंडिया में आए 12 जुलाई को आए थे, और 12 जुलाई को आने के बाद उनको कुछ सिम्टम्स हुए। तो जब वो हॉस्पिटल दिखाने पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मैं जिस कंट्री से अभी आ रहा हूँ वहाँ पे मेरे किसी दोस्त को ये सिम्टम्स थे और उनको मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से डायग्नोस किया गया है। तो जब उनको फिर सिम्टम्स आए, बुखार आए, दाने हुए, तो जब उनको डायग्नोस किया गया तो उनको भी मंकी पॉक्स निकला, और अभी वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हैं, और शायद रिसेंट न्यूज़ में आया था कि वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। ये यूजुअली इसमें ज़्यादातर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ये कोविड जैसी भी बिल्कुल बीमारी नहीं है जिसमें सांस की तकलीफ़ हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा पिछले साल लोग बहुत ज़्यादा इस कोविड की बीमारी के कारण काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन ये मंकी पॉक्स उतनी सीवियर बीमारी नहीं है। तो फर्स्ट केस जो इंडिया में आया था वो 14 जुलाई को डायग्नोस हुआ था। उसके बाद दोस्तों दिल्ली में जो पहला पेशेंट आया था वो 24 जुलाई को डायग्नोस्ड हुआ था। दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पहले काम भी करता था। तो 24 जुलाई को वहाँ पे ये पहला पेशेंट आया था। दोस्तों उसके बाद से अभी तक दिल्ली में टोटल 3 केसेस हुए हैं आज की डेट में। आज 3 अगस्त है, तो आज की डेट में टोटल 3 केसेस हुए हैं, और ओवरऑल इंडिया में टोटल 8 केसेस हैं जो मंकी पॉक्स की बीमारी से हैं। दोस्तों ये तो हुआ इसका बीमारी के बारे में, आपको मैंने बताया कि कैसे बीमारी ओरिजिन हुई और कैसे अब इंडिया में ये आई। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको बात करते हैं कि जो इसका वायरस है वो उसका क्या नाम है। तो दोस्तों मंकी पॉक्स जो डिज़ीज़ का जो वायरस है वो बिलोंग्स करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस को, जिसकी फैमिली है पॉक्स विरिडे। दोस्तों ये जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है, इट इज़ द सेम वायरस कॉजिंग स्मॉल पॉक्स। जो बड़ी माता कॉज करता था ये उसी जीनस का वायरस है। दोस्तों ये वायरस जो होता है वो एक इन्वेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। इसका मतलब आप लोग ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एक RNA वायरस होता है, एक DNA वायरस होता है। तो जो मंकी पॉक्स का वायरस है वो DNA वायरस है, और डबल स्ट्रैंडेड और इन्वेलप्ड वायरस होता है। तो दोस्तों सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि आखिर ये वायरस जो है वो प्राइमरली एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करता है। तो कौन कौन से एनिमल्स में ये डिजीज़ कॉज करता है, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं स्क्विरल, गिलहरी होती है, रैट, चूहा होता है, या हम इसमें बोलते हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जो होते हैं जैसे मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए, उनमें प्राइमरली ये बीमारी होती है।
इस मॉन्की पॉक्स का जो नेचुरल रिजर्वॉयर है वो अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है डब्ल्यूएचओ द्वारा, बट ये माना गया है कि रोडेंट्स में ये मोस्ट लाइकली ये नेचुरली इसका वायरस रहता है। अब दोस्तों इसके बाद ये है कि इसके बाद की बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वायरस आखिरकार एनिमल्स से इंसानों में कैसे आया। तो दोस्तों एनिमल्स से इंसानों में आने की का जो इसका कारण है वो ये है कि अगर किसी एनिमल में के अंदर ये वायरस है तो वो एनिमल अगर आपको बाइट कर लेता है, आपको काट लेता है, या वो स्क्रैच कर लेता है, या उस एनिमल के ब्लड के आप कांटेक्ट में आते हैं, उसकी बॉडी फ्लूइड्स के आप कांटेक्ट में आते हैं, तो ये वायरस उस एनिमल से आप में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी बात अब ये आती है, मान लो अब ये वायरस इंसान में आ गया, अब एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस कैसे ट्रैवल करता है। तो दोस्तों एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस ट्रैवल करता है, नंबर फर्स्ट जो रूट होता है इसका थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो दोस्तों लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कोरोना भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये वायरस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है इसमें एक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर चाहिए। मतलब काफ़ी देर तक अगर आप किसी के संपर्क में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक बात कर रहे हैं, अगर उनको ये बीमारी है तो ये आप में ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर किसी को बीमारी है, अगर वो बात कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो हमारे मुंह से नाक से कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन लीजन्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको दाने निकले हुए हैं, इसके जो दाने होते हैं उसमें पानी भी भर जाता है, तो उन दानों में जो पानी है या उस दाने हैं अगर आप उनको डायरेक्ट टच करते हैं तो भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी बॉडी फ्लूइड है, उसका ब्लड है, उसका कोई बॉडी का कोई भी सिक्रीशन है, तो उसके थ्रू भी अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए किसी इंसान को मॉन्की पॉक्स की बीमारी है, उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, उसने जो क्लोथिंग्स पहन रखी है, अगर वो उस क्लोथिंग को आप वो क्लोथिंग अगर कॉन्टामिनेटेड है, वो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, उस क्लोथिंग के कांटेक्ट में आते हैं, आप उसको टच करते हैं, तो भी चांसेस होते हैं ट्रांसमिट होने के। उसके बाद दोस्तों मदर से जो बच्चा है जो पेट में होता है उसको भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद दोस्तों अब मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा कि कब हम इस डिजीज़ को सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो सस्पेक्ट करने की है वो ये है कि कोई इंसान अगर ट्रैवल करके आ रहा है उन देशों से जहाँ ये बीमारी फैली हुई है, जैसे अभी आपको पता है यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत ही मंकी पॉक्स के केसेस, काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। अगर कोई वहाँ से ट्रैवल करके आया है विद इन लास्ट 21 डेज़ तो हम उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 21 डेज़ तक होता है, मतलब 5 से लेकर के 21 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब मैं बात करूँगा कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई होप, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इस वजह से थोड़ी लंबी हो रही है, और मैं एक बहुत ही सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से भी थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एंड तक देखना, तो इस वजह तब आपको थोड़ा समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो दोस्तों क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, तो पहली जो चीज़ होती है हम इसको बोलते हैं इन्वेजन पीरियड बोलते हैं। वो होता है 0 से 5 डेज़ तक, अप टू 5 डेज़ तक। मतलब अगर वो वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो सबसे पहले जो शुरुआती 5 दिन के होते हैं तो उसमें आपको क्या क्या तकलीफ़ होगी। सबसे पहली बात फीवर, आपको बुखार आएगा, बुखार के साथ आपको ठंड लग सकती है, ठंड लगने के साथ साथ आपको पसीना भी पड़ सकता है। दूसरा होता है हेडेक मतलब आपको सर में दर्द रहेगा और हो सकता है कि बहुत काफ़ी तेज़ इंटेंसिटी के साथ दर्द हो। उसके बाद होता है माइल्जियास मतलब मसल्स में आपके जो मांसपेशी हैं उसमें दर्द होता है। बॉडी पेन, आपको जनरलाइज्ड बॉडी पेन हो सकता है। उसके बाद होता है लैक ऑफ एनर्जी, आप महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ जान नहीं बची है, पूरा शरीर ऐसा लगता है थका सा, थकावट सी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है। चौथी इसमें अगली चीज़ होती है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब होता है दोस्तों कि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मॉन्की पॉक्स डिजीज़ का, जिसे हम कहते हैं लिम्फेडिनोपैथी।
और दोस्तों लिम्फेडिनोपैथी इसमें कई जगह देखने को मिल सकती है। हम इसमें जो कॉमन साइट्स में आपको बताता हूँ, जैसे सर्वाइकल मतलब ये गला, जो गले का एरिया होता है, यहाँ पे गांठें बन सकती हैं। दूसरा होता है एक्सिलरी रीजन, एक्सिला ये रीजन होता है आपका, ये कांक का रीजन होता है, यहाँ पर गांठें बन सकती हैं। उसके बाद आता है पेरीऑलिकुलर, मतलब ये जो आपके ईयर्स हैं, ईयर्स के आसपास कोई गांठ बन सकती है, ठीक है। और उसके बाद इंग्वाइनल एरियाज़ में, आपके पैरों के आसपास, वहाँ पे गांठ बन सकती है। तो अगर आपको बुखार आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, थकावट रह रही है और शरीर में आपको लग रहा है गांठें महसूस हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये मॉन्की पॉक्स के लक्षण हो। तुरंत जा कर के डॉक्टर से सलाह लें। उसके बाद दोस्तों इसका जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है स्किन में इरप्शंस। ये दोस्तों जो स्किन के इरप्शंस होते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए, इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये छोटे दाने होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि बड़ी माता जो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, उसमें जो दाने होते थे, ये जो इसके दाने होते हैं, ये उससे मिलते जुलते होते हैं और थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं। तो ये जो दाने शुरू होते हैं, ये 1 to 3 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब फीवर आने के 1 से 3 दिन के अंदर दाने शुरू हो जाते हैं। जैसे मतलब आपको आज बुखार आया तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपके दाने होना शुरू हो जाएंगे। और जो इसके दाने होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फेस पर होते हैं। फेस के बाद जो है आपके एक्सट्रीमिटीज़ पे होते हैं, हाथ पे होते हैं, पैरों पे होते हैं, पाम्स ऑफ द हैंड, जो हमारे हाथ का जो पाम्स है उस पे होते हैं, और पैर के सोल पे होते हैं। जो हमारा पैर है, पैर का जो सोल वाला एरिया है नीचे वाला, वहाँ पर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओरल म्यूकोजल मेम्ब्रेन, आपके मुंह के अंदर की जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है वहाँ पे होते हैं। जेनाइटल एरिया, आपका जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उसके आसपास हो सकते हैं। कंजक्टाइवा, मतलब ये हमारे जो आँख का ये जो वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी हो सकते हैं। कॉर्निया, जो कॉर्निया हमारी आइज़ का एक पार्ट होता है, कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आप देखते हैं जो वाइट वाला पार्ट और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट एक होता है, ये उस पर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके जो स्किन लीजन्स होते हैं, हम इसको बेसिकली लीजन्स का मतलब हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, ये जो दाने होता है इसको हम लीजन्स बोलते हैं। ये इनिशियली पेनफुल होते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसमें दर्द होता है। उसके बाद दर्द होने के बाद ये ईची भी हो जाते हैं, मतलब इसमें खुजली भी होती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ये लीजन्स हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने के बाद ये अपने आप झड़ जाते हैं एक तरह से। दोस्तों इसमें सबसे कैरेक्टरिस्टिक चीज़ जो होती है, ये लीजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, मतलब ये 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं टोटल नंबर में। कुछ पेशेंट में 25 तक भी हो सकते हैं, कुछ में 25 से कुछ पेशेंट में 500 तक होते हैं, मतलब 25 से 500 तक ये वेरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती है। जी हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ये जो डिज़ीज़ होती है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये अपने आप ठीक हो जाती है, और जो ये इसको ठीक होने में 2 से 4 हफ्तों का समय लगता है। उसमें जो है हमें क्या क्या इस मरीज़ जो मरीज़ इस चीज़ से पीड़ित हैं उसमें क्या किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, आपको पेशेंट को आइसोलेट रखना होता है। आइसोलेट का मतलब ये होता है कि वो किसी दूसरे इंसान के संपर्क में ना आए, बिल्कुल आइसोलेट। जैसे हम कोविड के पेशेंट को आइसोलेट रखते थे वैसे ही इनको आइसोलेट रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आइसोलेट कब तक रखना है। आइसोलेट हमें इनको रखना है जब तक जो लीजन्स हैं, जो दाने हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो जाते, वो स्कैब बन के झड़ नहीं जाते हैं। जब तक वो दाने आपके हाथ पे हैं, जब तक वो बिल्कुल झड़ नहीं जाते, बिल्कुल हाथ से हट नहीं जाते, तब तक आइसोलेट करके रखना है। दूसरी नंबर चीज़ है कि जो भी स्किन के जो भी दाने हैं उनको कवर करके रखना है किसी कपड़े से। और तीसरी चीज़ है, इसमें हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट को पानी खूब पीना है। अगर कोई और दिक्कत हो रही है आपको, जैसे उल्टी हो रही है या दस्त लग गए हैं, तो उस समय ORS का सेवन ज़रूर करना है। न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छा खाना है, प्रोटीन रिच डाइट खानी है। फास्ट फूड वगैरह जो मार्केट का फूड होता है उसको अवॉइड रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि बच्चों में ये डिज़ीज़ हो सकता है ज़्यादा सीवियर हो, इसलिए बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखना है। या वो लोग जिनकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हैं, जिनको और भी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे और भी कोई बीमारी है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है, कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, या जैसे कि स्टेरॉयडिक दवाई है, या और भी जो दवाई आती हैं, कोई कीमोथेरेपी की जो दवाई आती हैं, कोई पेशेंट उन पे हैं
हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उनमें ये डिज़ीज़ ज़्यादा सीवियर होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद दोस्तों कुछ पेशेंट्स में, बहुत ही कम पेशेंट्स में ये डिज़ीज़ विकराल रूप ले सकती है, लेकिन बहुत ही कम पेशेंट्स में, जिसमें पेशेंट को छाती में इन्फेक्शन, निमोनिया हो सकता है, या सेप्सिस मतलब पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलना, सेप्सिस हो सकता है, इंकेफेलाइटिस हो सकती है मतलब ब्रेन में ये इन्फेक्शन जा सकता है, पहुंच सकता है, विज़न लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न हो सकता है। दोस्तों इसका अभी एज सच कोई बिल्कुल जो ट्रीटमेंट है, कोई दवाई ऐसी नहीं बनी कि इसको बिल्कुल दे दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसी कोई दवाई अब तक नहीं बनी क्योंकि बहुत नई डिज़ीज़ है और बहुत अभी रिसेंटली ही इवॉल्व हो रही है। वैसे तो होती पुरानी थी, लेकिन केसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे इसकी कोई नई दवाई आएगी। बट फिर भी इसमें बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है। जो केस फैटेलिटी रेट होती है यूजुअली वो 3 to 6% तक इसमें होती है, तो बहुत ही कम है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एक बेसिक टर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है कि मॉन्की पॉक्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको कुछ परेशानी और भी लगे, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए। नमस्ते।